नमस्कार साथियों, एस के एक्सलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ अध्याय 6 त्रिभुज के बेसिक भाग 1 को देखेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज है क्या चीज़, मैंने त्रिभुज को कितने रूपों में बांटा गया है और इसमें जो है प्रमेय नंबर 1 को देख लेना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं। त्रिभुज है तो त्रिभुज जो है दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वांगसम के बारे में। ठीक है, तो सर्वांगसम के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, समरूप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, कहने से ही पता चल रहा है कि सर्वांगसम जिसके सभी अंक क्या हो, समान हो, तो उसको जो है क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम का मतलब सब अंक समान हो। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के समान होती है, माने इसमें जो है क्या होती है कि एक दूसरे के समान जो है क्या होता है, भुजाएं होती हैं और वे जो है आकार में भी जो है क्या होती है, समान होती है। माने रूप जो है समान होगा, आकार भी समान होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, तो इस त्रिभुज को इस पे उठा के रखा जाए तो पूरा पूरा ढक लेना चाहिए, इसी को समरूप कहेंगे। ठीक है, सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम का मतलब सभी अंक समान हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 5 है ना, तो ये भी भुजा 5 होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 4 है तो 4 होना चाहिए। ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, तभी ना ये पूरा पूरा ढकेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सर्वांगसम किसको कहेंगे, तो जिसके सभी अंग एक दूसरे के संगत जो भुजाएं हैं उनके समान हो। माने कहने का मतलब ये है कि इसके समान ये होना चाहिए। ये नहीं कि ये 10 है तो ये 15 हो जाए, तब नहीं होगा। ठीक है, जो संगत भुजाएं हैं, अब संगत का मतलब क्या हुआ, देखिए इसके संगत क्या होगा, ये भुजा होगा, इसके संगत ये भुजा होगा, इसके संगत ये भुजा होगा। संगत का मतलब इसको इस पे रखेंगे तो ये जो है इसी पे बैठेंगे ना, तो संगत कौन हुआ, ये और ये। ठीक है, जो साथ रहेंगे वही ना संगत हैं, तो ये संगत हो गया। ये कोण संगत होगा, क्योंकि ये जो है कोण इस पे आके बैठेगा तो ये संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण, तो संगत कोण या संगत भुजाएं, तो ये हो गया। मैंने संगत का मतलब जो साथ हो। ठीक है, अब देखिए समरूप किसे कहेंगे, तो समरूप वे समान आकार की होती हैं परंतु समान माप साइज की नहीं होती हैं। इसमें जो है समान आकार और समान साइज के होंगी, लेकिन इसमें जो है समान आकार होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी समान होंगे। ठीक है, अब इसमें परिभाषा भी है कि दो बहुभुज समरूप कहे जाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनके संगत भुजाओं की लंबाइयाँ जो है क्या हो, अनुपातिक हो। ठीक है, संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक, देखिए इसको हम पहले समझा चुके थे लेकिन मिस्टेक की वजह से, ठीक है, रीटेक हो गया है, यानी कि सारा समझाया हुआ फिर जीरो हो गया है, तो फिर से इसको बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ गूंज पूछ हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, समय 16 मिनट हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, तो फिर इसी में समझ लीजिए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि उसके संगत भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, अनुपातिक होती है। अब देखिए संगत भुजाओं का मतलब जो समझाई दिए कि संगत का मतलब देखिए ए बी के संगत कौन होगा, तो डी होगा। माने एक जो है संगत भुजा का मतलब कि ये जो है इसके साथ बैठेगा। कहने का मतलब देखिए ये त्रिभुज अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए ना, इसके साथ ये है ना भाई, इससे दूर जो है कौन है, ये है, तो अब इसके साथ ये तो होगा नहीं, इसके साथ जो है कौन होगा, ये, तो इसके संगत ये भुजा होगा। तो देखिए अब AC जो है कहाँ पे है, तो DF है, माने AC के संगत कौन बैठेगा, तो ये बैठेगा, इसके संगत ये बैठेगा, इसके संगत ये बैठेगा। ठीक है, तो संगत का मतलब समझ गया। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ कि कौन किसके साथ बैठेगा या किसका संबंध किससे मिल रहा है। जैसे कि इसका संबंध इससे मिल रहा है तो यही इसके संगत होगा। ठीक है, इसका संबंध इससे मिल रहा है तो यही इसके संगत, माने जैसे कि 7 का आधा या 3.5 है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि यह जो है इसका संबंध कुछ मिल रहा है। संबंध मिलने का मतलब कि 7 का आधा ये है। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध इससे मिल रहा है क्योंकि 10 का आधा ये है। ठीक है, इसका संबंध इससे मिल रहा है क्योंकि जो है 6 का आधा ये है। अब इसका संबंध इससे है, नहीं है, किसी भी प्रकार से इसका संबंध इससे है नहीं है, तो संगत भी नहीं होगा। कहने का मतलब संगत का मतलब अब आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे कि संगत का मतलब क्या है, कि इस भुजे का रिलेशन इसके साथ ही है, इसके साथ नहीं है, नहीं है। 10 का संबंध इससे कुछ मिल रहा है, किसी भी तरीके से 10 इसका जो कोई रिलेशन बन पा रहा है, 3.5 का नहीं। और इसका रिलेशन क्या बन रहा है कि 10 का आधा है या 10 इसका ये दुगना है, बन रहा है एक रिलेशन।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए इसमें कह रहा है उनके संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक होती है। लंबाइयाँ अनुपातिक का मतलब देखिए ना, अनुपातिक नहीं है, ये 10 है ये 5 है, यानी कि 2:1 का अनुपात है ना, 2:1 का अनुपात है। अगर अनुपात देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है और संबंध 5 किया जाए तो 2 मैंने 5 का नाम 5 और 5 दूना 10 है, यानी कि 2:1 का अनुपात हो रहा है। यानी कि यह क्या कह रहा है कि यह जो है क्या है, इसका दुगुना ये है या इसका आधा ये है, ठीक है, ये है। अब देखिए, और अनुपातिक का मतलब भुजाओं का अनुपात का मतलब कि ए बी। अब देखिए संगत भुजाएं अनुपातिक होती है का मतलब संगत भुजा यानी कि ए बी का बट्टे क्या होगा तो डी ई होगा, ए बी बट्टे डी ई लिखेंगे, ठीक है। मैंने अनुपात भुजाओं का अनुपात लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे डी ई लिखेंगे, ए सी बट्टे डी ई लिखेंगे, ठीक है। आप बी सी बट्टे ई एफ लिखेंगे, ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ लिखेंगे, ठीक है। बी सी बटे क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, ठीक है, ई एफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अगर इसके भुजाओं को रख के अनुपात देखें तो सबका अनुपात एक ही आएगा, ठीक है। 10/5 तो 2/1 होगा, 5 का 5 और 5 दूना तो 2/1 आया। ए सी बटे डी एफ, तो ए सी का मान 7 है, डी एफ का मान 3.5 है, तो ये भी जो है 2/1 हो गया। अब बी सी बटे जो है ई एफ है, तो बी सी का मतलब जो है 6 है, आई एफ का मतलब कितना है तो 3 है, तो 6/3 यानी कि 3 एकम 3 है, 3 दूना 6 तो 2:1 यानी कि 2/1 सबका जो है अनुपात क्या आया तो 2/1 आया, ठीक है। तो यही कहता है कि ये अनुपात भी जो क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए अब प्रमेय नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमेय नंबर 1 क्या है तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा ने दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है एक त्रिभुज के एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, तो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो एक अन्य भुजा बी सी है, ठीक है, इसके समांतर हम लोगों ने डी ई एक रेखा खींच दिया, ठीक है। एक अन्य समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो माने एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा BC के समांतर हमने डी रेखा खींच दिया, और अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित कर रहा है ना D और E पर, तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में, वे बिंदु यानी कि एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो इन भुजाओं को यह बिंदु एक समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब कि AD/DB के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से E बिंदु इसको जो है AC को AE/EC के अनुपात में विभाजित करेगा, यही कह रहा है, ठीक है, विभाजित करते हैं। यानी कि ये थेल्स प्रमेय क्या कहा, इस थेल्स प्रमेय के अनुसार से AD/DB बराबर होगा AE/EC के, ठीक है। अब देखिए जब तक ये प्रमेय को आप लोग समझेंगे नहीं इस चैप्टर के लिए, जब जो भी प्रमेय है सभी प्रमेय को समझना पड़ेगा। जब तक प्रमेय नहीं समझेंगे तब तक ये चैप्टर समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इन प्रमेयों को जो है बार बार पढ़िए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रमेय को जो है रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको समझिए अच्छे तरीक़ा से। AD/DB बराबर है AE/EC को जो है प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ रचना करना पड़ेगा और कुछ जो है तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी हम लोग तरीका अपनाएंगे वह जो है AD/DB बराबर है AE/EC लाने के लिए अपनाएंगे, ठीक है ना। तो उसको जो है जो भी बताया गया है बस यही मानना है कि हाँ जी इतना होगा, ठीक है। उसको जो है ज़्यादा समझने का प्रयास मत कीजिए, इसको जो भी ज़्यादा समझने का प्रयास करेगा यह जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको जो है ज़्यादा समझने के अलावा इसको ज़्यादा याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि याद कीजिए कि क्या और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम जो है इस पे नहीं करेंगे, ये जो आपके बुक में है उसी को समझाते रहे, ठीक है। तो हम लोगों को जो है क्या करना है भाई, ये जो है बता दिए कि ये जो है थेल्स प्रमेय क्या कहा, ठीक है। अब जो भी दिया गया है तो यहाँ लिख लेंगे कि दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर खींची गई है, तो DE BC के समांतर खींची गई है, यह बता ही दिया गया कि BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है, ठीक है, खींची गई है। वह जो है AB तथा AC को क्रमशः DE पर जो है क्या करती है प्रतिच्छेदित करती है। ये दो अन्य भुजा AB और AC को जो है क्या करती है DE पर जो है प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है।
ये जो है दिया हुआ है, उसके बाद से हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ठीक है, तो AE बटे EC के बराबर है, यह सिद्ध करना है। इसके लिए जो भी करना है हम लोगों को करना है। ठीक है, अब रचना इसके लिए करते हैं। ये एक रचना क्या करेंगे कि जो है BE को मिला देंगे और DC को मिला देंगे। ठीक है, और जो है बिंदु E से जो है F जो है एक लंब खींच देंगे। ठीक है, किसके आधार पर, AB आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार से जो है AC आधार पर, AC आधार को लेकर इस पे जो है एक जो है रेखा खींचेंगे, लंब खींचेंगे, क्या, DG। ठीक है, DG लंब खींच देंगे। ठीक है, इतना खींच दिया। वही जो है यहाँ पे लिखा भी है कि रचना B और CD को जो है मिलाया और EF पर जो है लंब AB खींचा। ठीक है, EF लंब जो है AB पर खींच दिया। ठीक है, अब जो भी करना है हम लोग को जो है क्या करना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB में करना है। ठीक, उसके बाद से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में जो है जो भी है क्या है, तो भाई उपपत्ति में क्या लिखा जाता है, यहीं से जो है अब शुरू माने तर्क दिया जाता है। ठीक है, उपपत्ति का मतलब यहाँ से तर्क शुरू हो जाता है सिद्ध करने के लिए कि हम लोग जो है क्या क्या उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो उपपत्ति में त्रिभुज BDE और जो है यहाँ पे देखिए उपपत्ति में त्रिभुज BDE, यहाँ पे BDE, यहाँ पे देखिए हमने सेम त्रिभुज वही बनाया है। तो BDE त्रिभुज BDE यानी कि ये वाला त्रिभुज, BDE का मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज BDE ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो BDE त्रिभुज और जो है क्या है त्रिभुज DCE माने BDE और DCE त्रिभुज क्या है, तो एक ही आधार, यही एक आधार है और इस आधार के नीचे है। ठीक है, तो जब एक ही आधार के नीचे दो त्रिभुज हो ना एक ही आधार से, माने यही आधार इसके लिए भी हो रहा है और यही आधार इस त्रिभुज के लिए भी हो रहा है। तो जब एक ही आधार से दो त्रिभुज बनेंगे तो वह जो है क्या होंगे, उनके क्षेत्रफल जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। यह जो है एक प्रमेय है या एक मानवता है। ठीक है, प्रमेय का मतलब मानवता है कि एक ही आधार के अंतर्गत अगर दो त्रिभुज बनाया जाए तो इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं के जो है बीच स्थित हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए जो है क्या होगा, तो क्षेत्रफल इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का बराबर होगा क्षेत्रफल CDE के। ठीक है, ये क्षेत्रफल बराबर हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है क्षेत्रफल जब बराबर हो गया तो इस क्षेत्रफल के अनुपात अगर निकालें, इस क्षेत्रफल के भुजाओं का अनुपात, तो जो है क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के लिए माने इसके क्षेत्रफल से संबंधित अनुपात के लिए माने इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल BDE। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का मतलब कि अब देखिए त्रिभुज AD का मतलब देखिए, अब इस पे जो है लंब क्या है, AD आधार है तो इस पे लंब क्या है, EF है। तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, ठीक है, 1/2 आधार कितना होगा, तो AD होगा आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगा, EF। तो EF करेंगे। ठीक है, EF करेंगे। अब बटे में जो है, अब बटे में क्या कर देंगे भाई, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला हमने, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे, त्रिभुज BDE, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो BDE यानी कि ये वाला त्रिभुज BDE, ये वाला त्रिभुज। तो BDE का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1/2 आधार, तो आधार क्या होगा, तो इसका आधार BDA होगा। ठीक है, इसका भी आधार क्या होगा, BD होगा।
ऊंचाई क्या होगा, तो 1/2। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और आधार ए है, तो इसी आधार पे जो ना इसका अधिकतम ऊंचाई देखेंगे, तो ऊंचाई भी जो है क्या होगा, EAF होगा। इसका भी ऊंचाई क्या होगा, EF होगा। इस त्रिभुज का भी ऊंचाई EAF होगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज का भी ऊंचाई क्या होगा, EF होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई EF होगा और इस त्रिभुज में भी जो ऊंचाई EF होगा, ठीक है, एक कॉमन रहेगा। तो देखिए अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, तो बचा क्या, AD बटे, बचा क्या, AD बटे DB, ठीक है। तो AD बटे DB बचा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हो गया अनुपात, ठीक है। और फिर इस त्रिभुज का अनुपात ले लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो एक जो इन भुजाओं में अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है क्या होगा, इस त्रिभुज को अगर लेते हैं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो AD का क्षेत्रफल अब बट्टे में जो है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, D एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, DCE यानी कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इकट्ठे बराबर लिखेंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखिए ADE में आधार कौन रहेगा, तो ये रहेगा आधार AE, इसमें आधार कौन होगा, इसमें आधार ये AE होगा ना, AE इस त्रिभुज में ये इसके लिए लंब है, तो AE इंटू ऊंचाई DG ऊंचाई होगा, ठीक है। अब बटे में DEC में देखा जाए तो आधार कौन होगा, आधार EC होगा, आधार EC इंटू ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई यही लेंगे भाई, इस आधार पे ये लंब गिराया गया है, लंब इसमें बाहर जा रहा है, ठीक है ना। देखिए इस त्रिभुज में ये लंब जो है क्या हो जा रहा है, बाहर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि यहीं पे अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, इस आधार पे। तो इसीलिए जो है ये बाहर ही लंब जा रहा है, मैंने इस त्रिभुज में नहीं दिख रहा है, लेकिन यही लंब होगा इस त्रिभुज के लिए भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है और यही समझिए, ठीक है। तो ये भी जो हो जाएगा, तो EC बटे DG, मैंने EC गुणा DG, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार E हो गया और ऊंचाई DG हो गया, ठीक है, ऊंचाई DG हो गया। अब DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा, AE बटे EC बचा, ठीक है। तो AE बटे EC हो गया। अब देखिए चूँकि यहाँ पे वही आया है AE बटे EC, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल का अनुपात बराबर इस क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल BDE माने क्षेत्रफल ये जो है बराबर है इसके, तो ये जो है क्या होंगे, भुजाओं का अनुपात भी जो है क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 द्वारा जो है क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 देखिए कहाँ पे है, तो समीकरण नंबर 1 ये बनाया है, समीकरण नंबर 1 कौन है, तो ये है, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 AD बटे DB समीकरण नंबर 1 लिया है, ठीक है। नहीं, ये समीकरण नंबर 2 लिया है, AD बटे AB के लिए समीकरण नंबर 2 लिया है, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको जो है समीकरण नंबर कितना लिया, इसको समीकरण नंबर 3 लिया है, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से पता क्या चल रहा है कि ये बराबर है इसके, ठीक है। तो ये जो है मैंने देखिए ये जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जो है क्या हो रहा है, इन दोनों का बराबर हो रहा है, तो इन्हीं क्षेत्रफलों का अनुपात भी जो है क्या हो जाएगा, जो भुजाओं का अनुपात आया है ये जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए AD बटे DB यानी कि इस क्षेत्रफल के लिए है ये AD बटे DB, तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा क्या, AE बटे EC के,
क्योंकि इसका क्षेत्रफल यही ना है सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ए डी दोनों में कॉमन है। तो ए डी, अब समझ लीजिए कि त्रिभुज ए डी ई से जो है बी डी ई में बी डी ई बटे माने बी डी ई में के अंश ये जो है दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए बी डी ई बराबर सी डी ई हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा उल्टा कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि बी डी ई में और सी डी ई में एक ही चीज़ से समझ लीजिए, अगर भाग दिया जाए तो आराम से जो है यही आएगा, मैंने इसका उल्टा। तो इसने क्या किया, दोनों का जो है अंश ले लिया है, क्या, ए डी ई। ठीक है, दोनों का अंश ले लिया है ए डी ई। ठीक है, दोनों के अंश ए डी ई ले लिया है और जो है ये अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो अंश एक ही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, और ये क्या समझिए कि इस क्षेत्रफल का अनुपात निकला है और इस क्षेत्रफल का अनुपात निकला है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, ए डी बटे डी बी, और इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो जब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो इनके अनुपात भी बराबर होंगे। इसीलिए जो है समीकरण 1 और 2, 3 से इसको जो है सिद्ध कर दिया कि ए बराबर है इसके। ठीक है, और इसी के ऊपर में है, तो ऊपर में जो है देखिए इसी से ऊपर में प्राप्त किया है। तो ए डी बटे डी बी, मैंने अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि काहे है इतना बराबर इतना हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्रफल का अनुपात इतना निकला। ठीक, और इस क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकला, इतना। तो इसलिए भाई क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना आया, तो क्षेत्रफल ए बराबर है इसके, तो इसलिए ए अनुपात भी बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर में देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसी से, अब दोनों में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं, ठीक है, इन जो हम लोग बराबर सिद्ध किए हैं इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ेंगे तो जो है क्या होगा, ए डी बटे ए डी प्लस डी बी बटे डी बी, मैंने इसका इसमें गुणा होगा ना, तो गुणा होगा तो डी बी होगा, तो ए डी धन डी बी अब बट्टे में डी बी हो जाएगा बराबर, ये इसका इसमें गुणा होगा तो ए ई धन ई सी, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए डी धन डी बी, ए डी धन डी बी, ए डी धन डी बी का मतलब क्या हुआ कि ए बी। ठीक है, तो ए बी हो गया, ए बी, अब बट्टे जो है क्या हो गया, डी बी। तो मैंने ए डी धन डी बी बराबर लिख सकते हैं ए बी अब बटे डी बी। तो ए भी एक पर में सिद्ध हो रहा है कि ए बी अब बटे डी बी बराबर होगा ए सी, मैंने ए ई अधन ई सी का मतलब ए सी अब बटे ई सी होगा। तो ए एक जो है पर में सिद्ध हो गया। ठीक है, मैंने एक ए भी जो है अनुपात हम लोग को लिखना हो तो एक ए भी अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि इतना बटे मैंने इतना है, फुल बटे इतना हो सकता है या फुल बटे इतना हो सकता है। ठीक है, मैंने एक जो है एक परमे बन गया या एक जो है उप परमे बन गया। उप परमे का मतलब इसी परमे से एक और परमे की उत्पत्ति हो गई कि मैंने ए बी बटे हम लोग ए डी भी ले सकते हैं या ए बी बटे हम लोग डी बी भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे डी बी लिया, फिर अगले स्टेप में दूसरा पर में देखिए ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, या डी बी बटे ए डी बराबर है ई सी बटे ए के। अब देखिए डी बी बटे ए डी में एक जोड़ रहा है। ठीक है, डी बी बटे ए डी में क्या जोड़ा, डी बी बटे मैंने पलट दिया है, तो डी बी बटे ए डी में एक जोड़ा तो जो है क्या आया, डी बी धन ए डी बटे ए डी बराबर ई सी धन ए ई बटे ई ए ई। ठीक है, तो इससे जो अब देखिए डी बी धन ए डी को लिख सकते हैं ए बी बटे ए डी। ठीक है, मैंने एक पार्ट ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी, उल्टा हो गया। मैंने ए बी ये ना ए बी तो ए डी, तो ए डी बटे क्या हो सकता है ए बी, ए ई बटे क्या हो सकता है ए सी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर में को भी जो है आप लोग को याद रखना होगा, ये बहुत काम का चीज़ है कि ए डी बटे ए बी हो सकता है, ए डी बटे ए बी बराबर हो सकता है ए ई बटे ए सी के। ठीक है, इसी पर में से हम लोग तीसरा में जो है दूसरा और तीसरा का जो है यूज जो है हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, मैंने 3B के कोई सवाल नंबर 2 और 3 में इन्हीं प्रमेय का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो जो सवाल नंबर 3 को जो है देखा होगा 3B को, तो यहाँ से जो है इसको समझा रहेगा तो अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो कल बेसिक पार्ट 2 में जो है ऊपर में जो है प्रमेय नंबर 2 देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है फिर प्रश्नावली अगर शुरू होता है तो प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, अन्यथा फिर 6B को जो है समझाएंगे। ठीक है, 6B का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल। तो अब आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक मैसेज भी छोड़ दीजिएगा कि यह वीडियो कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल।